डिफरेंशियल एम्पलीफायर में एसी एनालिसिस करेंगे और उस एसी एनालिसिस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन मोड गेन के बारे में। कल हमने डिफरेंशियल मोड गेन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज स्टडी कर लेते हैं कॉमन मोड गेन के बारे में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। कॉमन मोड गेन क्या है ये जान लेते हैं। Common mode gain. Let the magnitude of both the AC input signals be Vs and R in phase with each other. Hence, the differential input Vd equal to 0. While the common mode input Vc is the average value of 2, Vc equal to V1 plus V2 by 2 equal to Vs plus Vs by 2. That means equal to Vs. कॉमन मोड गेन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जो दोनों इनपुट सिग्नल रहता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, जो दोनों इनपुट सिग्नल रहता है वह इनपुट सिग्नल जो है दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड के रहते हैं, विद इन फेस रहते हैं, इसलिए जो है इसको हम कॉमन मोड गेन कहते हैं, ठीक है। तो जब इसका डिफरेंशियल इनपुट निकालेंगे, दोनों सिग्नल के बीच में, दोनों इनपुट सिग्नल के बीच में, तो दोनों इनपुट सिग्नल तो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए Vd इक्वल टू क्या होगा? Vd इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स Vd इक्वल टू V1 माइनस ब्रैकेट के अंदर में प्लस V2। दैट मीन्स Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और V1 एंड V2 क्या है? इक्वल है दूसरे के, तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा? 0, यानी कि डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमको पता है कि जो कॉमन मोड गेन इनपुट रहता है उसको हम यहाँ पे Vc से शो कर रहे हैं और उसका एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो Vc इक्वल टू क्या लिखेंगे? Vc इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2 बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे जो V1 और V2 है उसकी जगह हम Vs लिख रहे हैं, तो Vs प्लस Vs बाई 2 दैट मीन्स 2Vs बाई 2। तो 2 से 2 क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? Vc इक्वल टू Vs बचा। अब जो आउटपुट रहता है, ठीक है, आउटपुट की बात कर लें यहाँ पे, तो आउटपुट जो रहता है उसको हम किसी से करते हैं? आउटपुट वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज जो कि हमारा कलेक्टर टर्मिनल पे मिलता है, तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू AC इंटू Vs। ये वही फॉर्मूला है कॉमन मोड गेन निकालने का। दैट मीन्स कॉमन मोड गेन इक्वल टू, जिसको हम ए से शो कर रहे हैं कॉमन मोड गेन को, जैसे डिफरेंशियल मोड गेन को हमने AD से शो किया था, वैसे ही कॉमन मोड गेन को यहाँ पे हम ए से शो कर रहे हैं। तो AC इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट सोर्स वोल्टेज। तो इस तरीके से ये हमारा ये क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। अब हमको ये पता है कि जो हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ते हैं और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कॉमन मोड गेन जब सर्किट बनाते हैं तो दोनों जो मीटर टर्मिनल रहते हैं वो क्या होता है? बराबर रहते हैं, ठीक है। तो उनसे जो फ्लो होकर के जो जाने वाला करंट होगा वह भी बराबर होगा। दैट मीन्स एक एमीटर के लिए IE1 करंट, दूसरे एमीटर के लिए IE2 करंट, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या कर सकते हैं? इसको IE लिख सकते हैं, जो कि एमिटर रेजिस्टेंस RE से होकर के जाता है एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दी RE कितना हो गया? ये IE1 प्लस IE2 दैट मीन्स IE प्लस IE दैट मीन्स कितना हो गया? 2IE हो गया, ठीक है। तो RE इज कितना हो गया? जो है 2IE हो गया। आइए इसका सर्किट देख लेते हैं कॉमन मोड गेन का। ये AC इक्विवेलेंट फॉर कॉमन मोड ऑपरेशन के लिए हमारा सर्किट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं Vs इनपुट सिग्नल वोल्टेज है, ये AC इनपुट सिग्नल है, ये RS जो देख रहे हैं वो सोर्स रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देख रहे हैं बेस करंट, ये ट्रांजिस्टर Q1 है, इसका ये वाला जो है बेस पॉइंट है, ये वाला कलेक्टर पॉइंट है और ये वाला एमिटर पॉइंट है। तो जैसे कि अभी अभी हमने सर्किट डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा पढ़ा है कि जो इनपुट सोर्स वोल्टेज है Vs है, सोर्स रेजिस्टेंस RS है और ये बेस करंट IB है, ठीक है।
और जो एमिटर रेजिस्टेंस आर ई लिया था हमने, ये वही आर ई रेजिस्टेंस है। इसी के थ्रू जो है जो एमिटर करंट फ्लो करके जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स आर ई इज कितना हो गया था, 2E हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट है। ये कलेक्टर पॉइंट में हमको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक। तो ये रहा हमारा सर्किट, ठीक है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट रहा। अब जो है एसी इक्विवेलेंट सर्किट तो हमने बना लिया है, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस एक एमिटर रेजिस्टेंस के लिए तो आर ई है, तो दूसरा रेजिस्टेंस के लिए भी क्या होगा, आर ई होगा। तो दोनों एमिटर रेजिस्टेंस के लिए जो इफेक्टिव एमिटर रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 2RE बनेगा। कितना बनेगा, 2RE बनेगा। इस तरीके से इफेक्टिव एमिटर रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2RE हो गया, ठीक है। आइए इसका हाइब्रिड मॉडल बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल। ये इनपुट सेक्शन देख रहे हैं आप, ये आउटपुट सेक्शन देख रहे हैं आप। इनपुट सेक्शन में क्या क्या टर्म्स लिए हैं ये देख लेते हैं। ये एसी इनपुट सिग्नल हो गया, ये सोर्स वोल्टेज, सोर्स इनपुट वोल्टेज हो गया, ये सोर्स रेजिस्टेंस हो गया, ये बेस करंट हो गया, ये फीडबैक फैक्टर हो गया HIE इनपुट सेक्शन के लिए, और ये बेस करंट हो गया, ये लोड करंट और बेस करंट दोनों का सम है, ठीक है। और ये दोनों रेजिस्टेंस के लिए जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हमने बोला था अभी वो 2RE है ना। तो यहाँ पे IL जो देख रहे हैं वो लोड रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस RE रेजिस्टेंस के थ्रू जो है करंट यहाँ पे जा रहा है, इसलिए इसको हमने एक करंट को ले लिया लोड करंट, और दूसरा जो है बेस पॉइंट से होकर आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, बेस करंट होगा, यानी कि IB होगा, और इन दोनों का क्या होगा, ये होगा। तो IL प्लस क्या होगा, IL प्लस IB, ये सम ऑफ करंट है, लोड रेजिस्टेंस एंड बेस करंट, सॉरी लोड करंट एंड बेस करंट। ये 2RE इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। ये लोड करंट जो है इधर से भी होकर के आएगा एमीटर के लिए, इसलिए ये मीटर पॉइंट पर ये भी IL होगा। ये फीडबैक फैक्टर HFE और IB, ठीक है। बेस करंट जो है फीडबैक होकर के आएगा वो है, ये उसका फीडबैक फैक्टर है। ये आउटपुट का फीडबैक फैक्टर HOE हो गया। ये लोड करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ जो इधर होकर के जो फ्लो होकर के आ रहा है वही वाला है ये कलेक्टर रेजिस्टेंस RC हो गया, ठीक है। और ये आउटपुट वोल्टेज है। अब ये सर्किट का थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। जो RC से होकर करंट फ्लो होगा, RC से जो करंट होकर के फ्लो होगा, ये जो RC रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करके जाने वाला है, ठीक है, वो लोड करंट IL के बराबर होगा। तो लोड करंट IL के बराबर हो गया। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने लिया है वो 2RE है, ठीक है। अब जो एमिटर रेजिस्टेंस से जो फ्लो करके जाने वाला है करंट, वो IL और IB दोनों का समेशन है, यहाँ पे सम है। अब करंट थ्रू दी HOE, यहाँ से जो पास होकर के जाने वाला करंट है वो क्या है, एक तो IL है, ये वाला करंट है, और माइनस ये जो फीडबैक हो रहा है डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन आ गया, तो माइनस HFE IB है, माइनस HFE इंटू IB है, जो कि किससे करंट हो जाएगा, किसके थ्रू पास होकर जाने वाला है, HOE के थ्रू जो है पास होकर जाने वाला है। अब इसके इनपुट सेक्शन में आप KVL लॉ अप्लाई कर लीजिए। जैसा कि हमने कल KVL लॉ अप्लाई किया था, वैसा इनपुट सेक्शन में यहाँ पे KVL लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने टर्म्स है, ये VS है, और ये RS, और ये IB है, ये HFE IB है ना, और ये IL IB है, और ये 2RE है। स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो हमारा प्लस में होगा, VS प्लस में हो गया। अब बाकी जितने भी टर्म्स देख रहे हैं सभी सबकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सबके सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो VS प्लस, ठीक है, ये प्लस में रहा। अब माइनस, ठीक है, ये करंट देख लीजिए, या फिर ये देख लीजिए, माइनस IB इंटू RS, माइनस IB इंटू RS, माइनस IB इंटू HIE, ठीक है, ये हो गया। एंड माइनस 2RE IL प्लस IB,
इस तरीके से इनपुट सेक्शन में हमने केवीएल अप्लाई किया तो ये हमको इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे आप VS का वैल्यू निकाल लीजिए और जितने जितने माइनस साइन वाले टर्म्स हैं सबको जो है साइड चेंज कर दीजिए, तो VS का वैल्यू निकल गया इतना। अब आउटपुट जो वोल्टेज देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आप देख रहे हैं वो इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, दैट मीन्स ये ओम के लॉ के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस IL इंटू RC। यहाँ पे जो माइनस देख रहे हैं वो अपोजिट साइन के लिए है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन लगा हुआ है। अब आउटपुट सेक्शन में आप केवीएल लॉ अप्लाई करेंगे तो आउटपुट सेक्शन में क्या क्या है, ये HAEIB और HOE है, ये IL है, RC है ना, और ये आउटपुट वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आउटपुट सेक्शन हम अप्लाई कर लेते हैं। जब हमने आउटपुट सेक्शन में केवीएल लॉ अप्लाई किया है तो आउटपुट सेक्शन में हम केवीएल अप्लाई किए हैं तो माइनस IL माइनस HAP इंटू IB अपॉन HOE, ठीक है। सर्किट में आप देख ही सकते हैं माइनस HFEIB है माइनस IL है अपॉन में HOE, ये तीनों एक टर्म्स हो गया, ठीक है, आउटपुट सेक्शन के लिए। दूसरा क्या है, -2RE IL प्लस IB, वही एमीटर वाला करंट है जो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस RE के थ्रू जो है फ्लो करके जाने वाला है, और ये माइनस IL इंटू RC, माइनस IL इंटू RC, इसके जगह हमें क्या आने वाला है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज यही अभी अभी हमने इसको लिखा था, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज, इसके लिए हमने क्या पुट किया हुआ है, माइनस IL इंटू RC पुट किया हुआ है। इस तरीके से ये आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो IL और माइनस HIB अपॉन HOE है, ये इसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो है प्लस HFE इंटू IB अपॉन HOE हो गया, और माइनस IL बटा HOE का HOE है, ठीक है। बाकी सब टर्म जो है जैसे के तैसे हैं, यहाँ पे -2RE का मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, इन दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस IL इंटू RC इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, एक तो इसमें बेस करंट है और दूसरा लोड करंट है, ठीक है, ये दो ही करंट हमको मिल रहा है। इसमें कलेक्टर करंट तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कलेक्टर पे हमको आउटपुट मिलने वाला है, इसलिए क्या होगा, एक लोड करंट होगा और एक क्या होगा, बेस करंट होगा। तो जो बेस करंट है उसको कॉमन ले लेते हैं, और जो लोड करंट है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो बेस करंट कॉमन ले लेंगे तो जहां जहां पे IB होगा वहां वहां उस टर्म को एक साथ रख लेते हैं, और जहां पे IL होगा, लोड करंट होगा, उसको एक साथ ले लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं और साइड चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोड करंट है ये IL, यहाँ पे लोड करंट है ये IL, और यहाँ पे लोड करंट है IL, और तीनों की तीनों क्या है, माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये भी माइनस है। इन तीनों को जो है 0 के इस पर ले जाते हैं, साइड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये साइड चेंज हो गया, IL बाहर निकाल दिया हमने, अपॉन HOE बचा यहाँ पे, है ना, 1 अपॉन HOE बचा, प्लस 2RE ये रहा, ठीक है, प्लस RC ये रहा, प्लस RC। अब बेस कहाँ कहाँ है, बेस करंट यहाँ है, ठीक है, और बेस करंट यहाँ है, दो जगह है, यहाँ दोनों से जो है बेस करंट बाहर ले लेते हैं। तो HFE अपॉन HOE बचा -2RE, ठीक है, ये रहा -2RE, ठीक। इस तरीके से ये वाला इक्वेशन बन गया। अब बेस करंट और लोड करंट, ठीक है, बेस करंट और लोड करंट, एलसीएम निकाल के जो है यहाँ पे इसको एलसीएम निकाल के जो एडजस्ट कर लेते हैं, इसको भी एलसीएम निकाल के एडजस्ट कर लेते हैं, और दोनों तरफ से जो है HOE और HOE को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये एडजस्टमेंट कर लिया हमने, ठीक है, और क्या कर दिया, अपॉन में जो HOE था, फीडबैक आउटपुट में जो फीडबैक फैक्टर देख रहे थे HOE, उसको हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब IB अपॉन IL कर सकते हैं, या फिर यहाँ से IB का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से IB का वैल्यू निकाल लीजिए तो HFE -2RE इंटू HOE, ये साइड चेंज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये IB का वैल्यू जो है आपको रखा जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे हमने वैल्यू निकाला था, इक्वेशन ऊपर में अभी देखा था वहां पे,
ठीक है, यहाँ पे IB का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, VS इक्वल टू IB इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करते हैं, तो VS इक्वल टू IB, तो IB का वैल्यू अभी भी हमने निकाला है, यहाँ पुटअप कर देंगे और ये बाकी टर्म्स जो है जैसे के तैसे रहेंगे। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे IB का वैल्यू निकाल लिया, उसको पुटअप कर दिया। ये इक्वेशन नंबर गलती से गलत लिखा गया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 होना चाहिए था यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 4 पुटअप कर दिया हमने, और पुटअप करने के बाद जो है ये इक्वेशन हमारा ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे लोड करंट IL और यहाँ पे लोड करंट IL दोनों कॉमन निकाले जा सकते हैं, दोनों को कॉमन कर लीजिए, और कॉमन करने के बाद जो है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम वाला काम कर लीजिए। एलसीएम काम करने के बाद जो है IL को इधर साइड चेंज कर लेंगे तो VS का बटा हो जाएगा, VS का बटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने VS को बटा कर दिया और ये हमारा वैल्यू रहा ये। ठीक, अब एक टर्म आगे बढ़ जाते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम वाला काम जो कि मैं बोल रहा था अभी, वही वाला काम किया यहाँ पे। एलसीएम निकाल लीजिए और एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 दूने 4 RE का स्क्वायर होगा, बाकी सब तो है यहाँ पे टर्म्स, लेकिन माइनस 2 दूने 4 RE का स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लीकेशन और एलसीएम निकालने के बाद जो टर्म्स कटने वाले हैं उसको घटा दीजिए, और बाकी टर्म्स जो नहीं कटेगा उसको रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वाला फैक्टर देखते हैं कौन सा है, ये देखिए 2 दूने 4 RE का स्क्वायर, ये एक टर्म्स रहा और ये एक टर्म्स रहा, और ये प्लस में आएंगे, ये दोनों बहुत इसमें आएंगे, प्लस में आएंगे, और माइनस 2 दूने 4 RE का स्क्वायर, ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल, एक प्लस वाला बनेगा एक माइनस वाला बनेगा, तो कैंसिल हो गया। इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है इसको निकाल के, और IL को जो है साइड चेंज कर देना है। तो ये IL जो लोड कंफ्यूज को हमने साइड चेंज कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, VS बाई IL इक्वल टू 2RE ब्रैकेट में 1 प्लस HFE इंटू RS ब्रैकेट में 1 प्लस 2RE इंटू HOE प्लस HIE ब्रैकेट में 1 प्लस 2RE इंटू HOE प्लस HOE इंटू RC ब्रैकेट में 2RE प्लस RS इंटू HIE अपॉन HFE माइनस 2RE इंटू HOE। ये हमारा इक्वेशन बन गया, एक नया इक्वेशन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है जो बोल रहा है, जो हमारे पास ऊपर में इक्वेशन अभी निकाला था हमने, अभी भी उसी इक्वेशन को लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, मॉडिफाइड करके। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो HOE और RC देख रहे हैं, प्रैक्टिकली जो है उसका जो वैल्यू होता है वो 1 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, इसलिए HOE RC इसका वैल्यू 1 से छोटा है, दैट मीन्स जो है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये नेग्लेक्ट हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, VS बाई IL इक्वल टू 2RE, इतना बच गया, इतना टर्म से बच गया, इतना को लिख लेते हैं। VS बाई IL इक्वल टू 2RE 1 प्लस HIE प्लस RS प्लस इंटू सॉरी प्लस RS प्लस HIE इंटू 1 प्लस 2RE इंटू HOE अपॉन HFE माइनस 2RE इंटू HOE। ये इक्वेशन नंबर 8 बन गया। अब यहाँ पे जो है आप IL का वैल्यू निकाल लीजिए, और उस IL के वैल्यू को जो है ऊपर जो हमने इक्वेशन निकाला है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 था उसमें पुट अप कर दीजिए। ये गलती से 5.28 हो गया है, ठीक है। तो जो IL हमने निकाला था अभी यहाँ इक्वेशन नंबर 5 पे, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस IL इंटू RC है, ठीक। यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे IL का वैल्यू वहां से निकाल करके। तो यहाँ से IL का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से IL का वैल्यू निकालते हैं और उसको पुट अप करते हैं इक्वेशन नंबर 5 पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 पे पुट अप किया तो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल गया कुछ इस तरीके से। ये जो RC था वो तो RC का RC है, बाकी वैल्यू आप देख रहे हैं यही पे है, इक्वेशन नंबर 8 पे है। इसी सब वैल्यू को यहाँ पे जाकर उठा के रख देना है, हमने उठा के रख दिया, तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इतना मिल गया। अब कॉमन मोड गेन को जो है ऑब्जर्विंग नेगेटिव साइन क्या करते हैं हम, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो कॉमन मोड गेन निकालते हैं AC इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बटा सोर्स वोल्टेज, तो ये आउटपुट निकल गया, सोर्स वोल्टेज VS अभी भी निकाला था इक्वेशन नंबर 4 पे हमने, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 से जो है आपका VS को निकाला वैल्यू हमने,
और इक्वेशन नंबर 5 से क्या निकलेगा, आउटपुट वोल्टेज निकलेगा। अब इन दोनों का रेशियो कर दीजिए, तो कॉमन मोड गेन AC निकल गया, तो AC इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बटा सोर्स वोल्टेज। अब इन दोनों के वैल्यू को पुट अप कर दीजिए आप, ठीक है। पुट अप करने के बाद जो कैंसिल है उसको कटा दीजिए। अब कटाने के बाद क्या बोल रहा है, इन प्रैक्टिकली HOE जनरली नेग्लेक्टेड, hence the expression for common mode gain can be further modified as। अब जो HOE वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये जो है प्रैक्टिकली क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। तो नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस HAP/RC बटा 2RE ब्रैकेट में 1 प्लस HIE प्लस RS प्लस HIE इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 2RE इंटू HOE। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन मोड गेन विद द आउटपुट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड के लिए निकालेंगे तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड, यहाँ पे अनबैलेंस्ड निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाइड नहीं होगा। इस तरीके से कॉमन मोड गेन के लिए हमने निकाला आज डेरिवेशन। इसको थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं क्या क्या हमको निकालना चाहिए। इसके आगे हम CMR निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब डिफरेंशियल मोड गेन भी और कॉमन मोड गेन भी है। डिफरेंशियल मोड गेन में हमको इतना मिला था और कॉमन मोड गेन में हमको इतना मिला है, मतलब दोनों का बटा कर लीजिए, जो कटने वाला है कटा लीजिए, तो CMR कितना निकल जाएगा, CMR दैट मीन्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। अब AD और AC का वैल्यू पुट अप कर लीजिए, जो कटने वाला उसको घटा दीजिए, तो CMR जो है डुअल इनपुट और बैलेंस्ड आउटपुट के लिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमको उसका जो वैल्यू मिलता है वह इतना मिल जाएगा। इस CMR निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगला क्या कर सकते हैं, अगला डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस RI इक्वल टू VS बटा IB होता है, ठीक है। तो RI इक्वल टू VS और IB का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को बटा कर दीजिए और जो आएगा वो इनपुट इम्पीडेंस निकाल लीजिए। तो RI इक्वल टू कितना आ रहा है, RI इक्वल टू आ रहा है 2RS प्लस HIE आ रहा है। इस तरीके से हम डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। आउटपुट इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं। तो आउटपुट इम्पीडेंस में क्या होता है कि R आउटपुट इक्वल टू RC होता है, तो आउटपुट इम्पीडेंस निकल गया। इस तरीके से ये सारे काम हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ कन्फिगरेशन भी होते हैं, 4 टाइप कन्फिगरेशन होता है, ये देख लेते हैं। कन्फिगरेशन में हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के 4 टाइप के कन्फिगरेशन पढ़ते हैं। डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ये 4 उसके कन्फिगरेशन है। डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर यानी कि 2 इनपुट रहेगा, ठीक है, और 2 आउटपुट रहेगा, और जो है बैलेंस रहेगा तो बैलेंस कहलाएगा, अदरवाइज अनबैलेंस रहेगा तो अनबैलेंस कहलाएगा। एक सिंगल इनपुट होता है और बैलेंस्ड आउटपुट कहलाता है, एक सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट कहलाता है। इस तरीके से इसके 4 मोड बनते हैं, 4 कन्फिगरेशन बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के लिए कॉमन मोड गेन निकाला, ठीक है। इसके सर्किट भी देख लेते हैं कैसे कैसे बनता है, ठीक। ये सर्किट देख रहे हैं आप, ये जो है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के लिए है, ये डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं VS1 और VS2 दोनों वोल्टेज, दोनों तरफ वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है सेम सेम, जबकि यहाँ पे एक ही तरफ वोल्टेज अप्लाई किया है। इसलिए डुअल इनपुट तो है, 2 इनपुट तो है, बट क्या है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है, क्या है, अनबैलेंस्ड है। और यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज रहेगा वो दोनों पे सेम सेम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। इधर मान लीजिए +9 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इधर -9 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा आपको। इधर प्लस वोल्ट, अब ये बैलेंस्ड है तो इधर +9 वोल्ट है तो इधर भी -9 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड रहेगा। अनबैलेंस्ड रहेगा तो ये +9 वोल्ट है तो इधर -5 वोल्ट रह सकता है। इस तरीके से अनबैलेंस्ड रहेगा। तो ये बैलेंस्ड रहा, डुअल इनपुट बैलेंस्ड है, और ये डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड है, डिफरेंशियल में फैल रहा। अगला देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम मेन है इसमें। ये डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के लिए, ये डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट के लिए, ठीक है। ये वोल्टेज क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल गेन निकाल के दिखाया गया है यहाँ पे डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के लिए। ये डिफरेंशियल गेन इसका ये होगा, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, ये इसका इनपुट रेजिस्टेंस, ये आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस इसका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबुलेटेड किया हुआ है हमने, ठीक है। बाकी 2 के मोड भी देख लेते हैं।
ये सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट है। यहाँ पे देखिए सिंगल इनपुट यही है, ठीक है, सिंगल इनपुट है लेकिन आउटपुट क्या है, बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा। सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट हो गया, ये इसका इनपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देख लीजिए आप, सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट है। अब यहाँ पे ये जो सप्लाई वोल्टेज आप करेंगे वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। इनपुट जो सिग्नल रहेगा वो सिंगल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये वाला सिग्नल देख लीजिए, इनपुट सिग्नल भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ठीक। इधर पे कोई हमने ये वाला जो ट्रांजिस्टर Q2 देख रहे हैं आप इन दोनों डायग्राम में, ये तो ग्राउंडेड है, दैट मीन्स 0 है ये। तो इस तरीके से हमने चार कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना, ठीक है। जैसे डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट का हमने एसी एनालिसिस डीसी एनालिसिस पढ़ा, वैसे ही आप डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट का भी निकाल सकते हैं, और सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट का भी निकाल सकते हैं, और सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, कॉमन मोड गेन जो आज हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कांस्टेंट करंट बायस अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वेट करिए, घर पर रहिए।